सर स्वागत है आपको, कंटिन्यू बने जी रहिए जी आप। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है। और जो हमारे दर्शकों का कमी है, जो लगता है उनको, और अपने तरीका से सर बेहतर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बाद बाकी सर को सौंपा जाता है। जय हिंद आप सबको। धन्यवाद धन्यवाद सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर। मार्कर ब्रेड देना आपको। जी जी जी। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल आप सभी का। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने पुराने लेक्चर्स को ध्यान से सुना होगा, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई होगी, और हम धीरे धीरे जेनेटिक्स के कोर में एंटर करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स देखा था, कुछ टर्मिनोलॉजी देखा था कि जेनेटिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे प्री मेंडलिज्म, पोस्ट मेंडलिज्म, फिर मेंडलिज्म। कल हमने डिस्कस किया था मेंडल साहब के बारे में, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाते हैं वो। और उसके बाद हमने कुछ अलील्स के बारे में डिस्कस किया था, कुछ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। हमारा खूबसूरत सा चैनल जो है, जो कि है यूएस एकेडमी 07। कि कल हमने क्या क्या थोड़ा सा पढ़ा था। कल हमने मेंडलिज्म के बारे में बात करी थी, मेंडलियन जेनेटिक्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत, और बताया गया था कि मेंडल साहब ने क्या डिस्कवर। तो हम लोगों ने मेंडलियन जेनेटिक्स स्टार्ट किया था, और मेंडलियन जेनेटिक्स में हमने अभी तक ये पढ़ा था कि मेंडल साहब ने कैसे गार्डियन पी को चूज किया था, क्या क्या रीजंस थे उनको गार्डियन पी को चूज करने के पीछे, उन्होंने गार्डियन पी को ही क्यों लिया था। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें थी कि गार्डियन पी जो होता है उसका जो हम उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, उसका जो आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है वो भी बहुत आसान है, वो लार्ज सैम्पलिंग साइज प्रोड्यूस करता है। उसके बाद मेंडल साहब अपने समय से बहुत आगे हुआ करते थे, उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल जो भी एनालिसिस था उसको यूज़ किया था पहली बार। उसके बाद उनका सैम्पलिंग साइज बहुत लार्ज था, तो इन रीजन से मेंडल साहब जो थे वो बहुत सक्सेसफुल थे। खैर उनका जो भी काम था वो अपने टाइम से बहुत आगे था, और उनके काम को उनके समय पे महत्व नहीं दिया गया। उनके काम का रिडिस्कवरी होता है, जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो पिताजी थे थॉमस एंड मॉर्गन, उन्होंने इसको रिडिस्कवर किया, और भी 2-4 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर मेंडलियन जेनेटिक्स को, मेंडल साहब के काम को पहचाना, फिर से रिडिस्कवर किया, और वहाँ से फिर से मेंडल साहब का जो जर्नल है वो पब्लिश होता है, और बातें आगे बढ़ती हैं। चलिए, तो कल का मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन। कि कल हमने ये पढ़ा था कि जो हमारा पाइथन है उसको, उसके 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था मेंडल साहब ने, जिसमें था स्टेम हाइट था हमारा, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन था, उसका पॉट शेप हुआ करता था, पॉट कलर था, शीट शेप था, शीट कलर था। इन सभी को ये सभी 7 कैरेक्टर्स हैं, उनको कुछ क्रोमोसोम्स पे जमाए गए थे। ये ऑलरेडी कुछ क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट थे, और उनका जो क्रॉस हुआ था उसको करके, और फिर उसके रिजल्ट्स को निकाला गया था, और उसका फिर एनालिसिस किया गया था। उस मेंडल साहब ने उसके एनालिसिस को स्टडी किया, और बहुत सारा जो है लॉज बनाया था। बेसिकली कुछ लॉज थे, 2 लॉज हुआ करते थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, लॉ ऑफ सर्कुलेशन होता है, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे। तो ये कुछ पिछले टर्म्स का कुछ थोड़ा सा वो था। अलील्स के बारे में मैंने समझा दिया था, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, ये सब मेरे को आज बताना है। तो हम शुरुआत करते हैं। हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टडी कर रहे हैं, जो कि 5.1 टॉपिक है, पेज नंबर 70। तो उसमें हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि मेंडल साहब ने क्या किया था कि 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट जो था वो लिया गया था। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मैंने समझाया था एक बार, मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट बेसिकली होता क्या है। चलिए, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के मायने क्या होते हैं, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट मतलब होता है कि किसी भी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, क्रॉस से एक प्लांट को ऑब्टेन किया गया, और आपस में उसकी सेल्फिंग करी गई, मतलब सेल्फ क्रॉस कराया गया बहुत सारे सतत जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन तक, और उसके बाद जो होमोजाइगस कंडीशन हमारे पास आता है उसी को ट्रू ब्रीडिंग प्लांट कहते हैं। जैसे कि कोई प्लांट हुआ, कोई पेरेंट है, मेल पेरेंट है, कोई फीमेल पेरेंट है, कोई फीमेल पेरेंट होता है,
इससे गैमेट बनता है, इससे भी गैमेट बनता है, इसको आपस में क्रॉस कराया जाता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से सीड डेवलप होता है, सीड से आगे फिर ये हमारा जो इसको ग्रो किया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन आगे आता है, फर्स्ट जनरेशन बनता है हमारा, जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं या फीलियल जनरेशन कहते हैं। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन को हमने उठाया और इसकी हमने कंटिन्यूअस सेवरल जनरेशंस तक क्रॉस कराते हैं आपस में, और जो इसके बाद जो एज ए रिजल्ट हमें ये ट्रू ब्रीडिंग लाइंस मिलेंगे, इनको हम सेलेक्ट करते हैं, और भी मिलेंगे बट इनको हम सेलेक्ट नहीं करते हैं। ये जो ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं, ये ट्रू ब्रीडिंग है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, आप देख सकते हैं ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। इन्हीं को हम जो है ट्रू ब्रीडिंग लाइंस के कहा गया है यहाँ पे मेंडल साहब के द्वारा। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया था अपना जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें। मेंडल साहब के द्वारा 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया गया था। मेंडल ने क्या किया था, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया था। 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लेने का जिसमें ये था, 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो लिया गया था उसमें ये था कि हर एक प्लांट जो था वो एक कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सभी कैरेक्टर के लिए सिमिलर था, मतलब किसी एक कैरेक्टर में डिफरेंट था। जैसे कि एक का एक डिफरेंस हो गया टॉल और ड्वार्फ। मान लीजिए प्लांट का सेम हाइट है, मान लीजिए एक कैरेक्टर लिया मेंडल साहब ने हाइट, तो ये प्लांट नंबर मान लीजिए हमारा प्लांट ये 1 है प्लांट नंबर, और ये प्लांट नंबर 2 है। ठीक है, तो प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2 जो है ये एक ही कैरेक्टर में डिफरेंस है, टॉल और ड्वार्फ। बाकी सारे कैरेक्टर जो भी थे, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉट शेप, पॉट कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सारे सिमिलर हुआ करते थे। तो यही डिफरेंस था बेसिकली कि क्या डिफरेंस होता है कैरेक्टर में। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ऐसे लिया गया था। ये एक पेयर क्रिएट करता है, फिर ये दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, मतलब एक एक पेयर में डिफरेंट होगा और बाकी सभी पेयर्स में ये सेम हुआ करता है। तो यही बेसिकल डिफरेंस है, इसीलिए 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिया गया था, 7 कैरेक्टर्स थे, इसलिए 14 प्लांट्स लिए गए, मतलब 7 कैरेक्टर्स हैं, और मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट 2 हो गया, तो 7 into 2 14, एक एक कैरेक्टर के लिए डिफरेंट होगा, बाकी सबके लिए सिमिलर होगा, तो 7 कैरेक्टर into 2 पेरेंट्स इज इक्वल टू 14। तो इसीलिए 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को लिया गया है। इस चीज को समझेंगे बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी में ये मेंशन है कि मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को क्यों लिया था। ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स मैंने समझा दिया कि कई बार मतलब कि किसी भी प्लांट को उठा के उसको आपस में सेल्फिंग कराते हुए हम जब होमोजाइगस कंडीशन को बहुत बार सेल्फिंग करा लेते हैं, तो बाद में जो होमोजाइगस कंडीशन हमारा मिलता है उसी को हम पेरेंट बना लेते हैं। तो इसी को हम 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स के हिसाब से मेंडल साहब ने इसको कहा था। चलिए आगे हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ये हमारा टॉपिक है 5.2 एनसीईआरटी का, पेज नंबर है ये 71, पेज नंबर 71 है। एनसीईआरटी हमेशा पास रखना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है। ये हमारा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। चलिए इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। वन जीन कल मैंने बताया था कि जीन क्या होता है। जीन बेसिकली डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो किसी भी कैरेक्टर को बनाता है। डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी कैरेक्टर को बनाएगा उसको जीन कहेंगे, जो नहीं बनाता है उसको हम जीन नहीं कहते हैं। और डीएनए में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं कि डीएनए का हर सेगमेंट कैरेक्टर बनाए। और जो भी जीन जिस भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम लोग आगे पढ़ते चले। यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी मेल प्लांट को हम यहाँ पे फ्लावर लिया, मान लीजिए कि ये पी प्लांट का फ्लावर है। पी प्लांट हम जानते हैं कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, चाइना रोज और ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है। ये कुछ पत्ती हैं, चलिए मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, अभी इसमें कुछ भावनाओं में नहीं रहना है, बस एक रफ डायग्राम है। चलिए ये जो है ये आप जानते हैं, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ये फीमेल पोर्शन है जिसको हम गाइनोसियम कहा करते हैं, ये मेल पोर्शन है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहा करते हैं। तो होता क्या है कि
बेसिकली पी प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और हम जब उसकी स्टडी कर रहे हैं, जब मेंडल साहब ने उसकी स्टडी करी थी, उन्होंने क्या किया था कि जो मेल पार्ट था उसको हटा दिया था, ठीक है, मेल पार्ट्स के एंथर्स को रिमूव कर दिया था। इस प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहा जाता है, रिमूवल ऑफ एंथर, उसको इमैस्कुलेशन कहा जाता है। ऐसा क्यों किया गया होगा, उसके पीछे भी एक कहानी है, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन जब भी होगा ये दो पेरेंट्स के गैमेट्स को इन्वॉल्व करता है, ये कभी भी सिंगल पेरेंट से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। खैर हम लोग आगे पढ़ते हैं, कई बार बिना फर्टिलाइजेशन के भी कई सारा प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाता है, जैसे हैप्लॉइड पार्सल जैसे चाहे पार्थेनोकार्पी बहुत सारा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन दो टर्म है। यदि बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल पोर्शन दोनों हुआ करेगा, और यदि हम उसके एंथर को रिमूव नहीं करेंगे तो वो आपस में जो है खुद के ही एंथर से खुद का जो स्टिग्मा है, खुद का जो गाइनोशियम है, उस पे पॉलन गिरेगा और वो सेल्फ फर्टिलाइज हो जाएगा। और जो हमको चाहिए, जितना हमको जो प्रोजेनी चाहिए, जो डिमांडेड प्रोजेनी है वो हमको नहीं मिल पाएगा, या हमें वेरिएशन नहीं मिलेगा, या हमें जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराने के लिए ही इमैस्कुलेशन का प्रोसेस जो है वो हम लोग करते हैं। उसमें इमैस्कुलेशन होता है, बैगिंग होता है, और आगे कई सारा प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन का जो डस्ट होता है उसको किया जाता है, स्प्रिंकल किया जाता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में। और नेचुरल फर्टिलाइजेशन, नेचुरल क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं, बेसिकली एक दो फ्लावर्स लिया करते हैं हम लोग, दो फ्लावर्स लिया करते हैं, आप देख सकते हैं ये एक फ्लावर है, ये एक फ्लावर है, और यहां पे एक दूसरा फ्लावर है। देखिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं इमैस्कुलेशन। मैं एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक बहुत ही आराम से तसल्ली से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप घबराएंगे नहीं और हर एक प्रोसेस को, हर एक चीज को अच्छे से देखते चलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस फ्लावर को हम इसको मेल बनाना चाहते हैं, मेल फ्लावर, और इस फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर बनाना चाहते हैं। इस फ्लावर को हम मेल फ्लावर बनाना चाहते हैं, इस फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर बनाना चाहते हैं। तो मेल फ्लावर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको एज इट इज छोड़ना होगा, और फीमेल फ्लावर में क्या करना पड़ेगा कि हमको इसको एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसमें क्या बच गया, सिर्फ जो है ये फीमेल पोर्शन बन गया, और हम इसके एंथर के पास जो पॉलन ग्रेन होता है हम इसको इससे क्रॉस कराएंगे, और जो हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा फर्टिलाइजेशन के बाद, हमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो गैमेट्स फर्टिलाइज करेंगे उससे जो हमारा F1 जनरेशन में जो सीड्स बनेगा, सीड्स को हम ग्रो करेंगे और हमारा F1 जनरेशन जो है वो सामने आ जाएगा। तो ये बेसिकल प्रोसेस होता है, इसीलिए इमैस्कुलेशन और ये सब की बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए हम लोग धीरे धीरे टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं। और चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, वापस से मैं थोड़ा सा टर्म्स डिस्कस करता हूँ। जब भी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते रहते हैं तो बीच बीच में कुछ टर्म्स आते रहते हैं, वो हमें बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैं टर्म्स डिस्कस कर रहा हूँ। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमीजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, जीनोटाइप और फिनोटाइप। चलिए देखिए, समझने की कोशिश ज्यादा करेंगे। अब थोड़ा सा इंपोर्टेंट पोर्शन चल रहा है, इतने देर आराम से हम लोग पढ़ रहे थे, अब थोड़ा सा फोकस बढ़ाएंगे। अब 2 मिनट बिल्कुल 100% फोकस करेंगे। चलिए देखिए, होमोजाइगस का मतलब होमो मतलब होता है सेम,
ठीक है। तो होमोजाइगस मतलब जहां भी सिमिलर टाइप के अलील दिखेंगे उसको होमोजाइगस कंडीशन कहा करेंगे, ठीक है। हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, तो जहां पे डिफरेंट टाइप का अलील मिलेगा उसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे। जब हेमीजाइगस होता है, हेमी मतलब होता है हाफ, तो यहाँ पे सिंगल, कभी भी सिंगल अलील अकेला प्रेजेंट होगा उसको हेमीजाइगस कंडीशन कहा करेंगे। डोमिनेंट क्या होता है, आउट ऑफ अ पेयर ऑफ अलील, जो भी अलील डोमिनेट करेगा दूसरे पे उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। रेसेसिव मतलब जो भी अलील हमारा रेसेसिव कैरेक्टर बनाएगा उसको हम लोग रेसेसिव अलील कहा करेंगे, मतलब उसका कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है इसीलिए रेसेसिव कैरेक्टर बन रहा है, जिसका जो है कोई रोल नहीं है, रेसेसिव अलील का कोई रोल नहीं है कैरेक्टर बनाने में, इसलिए उसको रेसेसिव अलील कहा करते हैं। जीनोटाइप मतलब होता है किसी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन या जेनेटिक मेकअप, मतलब कोई भी कैरेक्टर जो दिख रहा है, मान लीजिए टॉलनेस का कैरेक्टर है हमें दिख रहा है, तो उसका जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, जेनेटिक मेकअप है, टॉलनेस जरूरी नहीं कि टॉलनेस कैरेक्टर है तो उसका हमेशा टी ही होगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी ही होगा, हो सकता है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी भी हो। तो ये किस टाइप का कैपिटल टी और कैपिटल टी वाला जीनोटाइप है, टॉल है, या कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब वो वाला टॉल है। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो वो जो डिटरमिनेशन होता है उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। और फिनोटाइप वो होता है जो एक्सटर्नली आंखों से हमें दिख जाता है, एक्सटर्नली हमें वो दिख सकता है। जीनोटाइप कभी नहीं दिखता है, फिनोटाइप हमें नेक्ड आई से दिख सकता है। कोई प्लांट टॉल है या ड्वार्फ है ये हमें दिख जाता है आसानी से, लेकिन कोई प्लांट कैसा वाला टॉल है, कैपिटल टी वाला या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये हम कभी नहीं पता कर सकते हैं बिना मतलब सीधा देखे हुए। तो जो चीज नहीं दिखता है वो जीनोटाइप होता है, जो चीज दिखता है फिनोटाइप होता है। चलिए मैं इसका थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। होमोजाइगस ये हो गया या ये हो गया, हेटेरोजाइगस ये हो सकता है, हेमीजाइगस इसकी बात करते हैं। मान लीजिए अकेला जब प्रेजेंट होता है तो डोमिनेंट, यहाँ पे ये टी जो है ये डोमिनेट कर रहा है इस अलील पे, ये जो अलील है ये इस पे डोमिनेट कर रहा है इसलिए इसको डोमिनेंट अलील कहा गया है, डोमिनेंट। रेसेसिव ये जो अलील है ये कैरेक्टर बनाने में इसका कोई रोल नहीं है, इसको इसलिए रेसेसिव अलील कहा गया है। जीनोटाइप मैंने भी बताया कि ये वाला टॉल है कि ये वाला टॉल है कि ये ड्वार्फ है, ये क्या है जीनोटाइप, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन क्या है, जेनेटिक मेकअप क्या है, उसी को हम जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें आंखों से दिखता है कि कोई प्लांट टॉल है कि कोई प्लांट ड्वार्फ है, ये हम उसको फिनोटाइप कहते हैं। जो हमें नेक्ड आई से दिख जाता है उसको हम फिनोटाइप कहा करते हैं। चलिए टर्मिनोलॉजीज की बात हो गई, अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जो मेंडल साहब थे उन्होंने कुछ क्रॉस कराया था। मैं बेसिकली अब मैं क्रॉस स्टार्ट करने वाला हूं, तो क्रॉस पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जानेंगे कि क्रॉस कैसे करते हैं, क्या कैसे करा जाता है। चलिए सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ये होता है किसी भी मेल पेरेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, ये फीमेल पेरेंट को कैसे डिनोट किया जाता है। ये जो प्लस साइन होता है ये फीमेल पेरेंट को डोनेट करने के लिए यूज किया जाता है, और ये जो एरो होता है ये मेल पेरेंट को डिनोट करने के लिए किया जाता है। चलिए हमने क्या किया, मेंडल साहब ने जैसा मेंडल साहब ने किया था वैसे ही करने वाले हैं क्रॉस। हम लोग कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा जैसा मेंडल ने किया था उसी की स्टडी हम लोग आज तक करते हैं। सारे साइंटिस्ट ने उन्हीं को स्टडी किया है और हमें भी साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, तो हम लोग भी बेसिकली इसी चीज को पढ़ते हुए चले। देखिए मेंडल ने क्या किया था कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन को 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस उठाए थे। हम लोग भी एक कैरेक्टर उठा रहे हैं एक बार में। मान लीजिए टॉल कैरेक्टर है टॉल, तो उसको लिख दिया हमने ये, और कैरेक्टर है ड्वार्फ, उसको हमने लिख दिया ये। अच्छा कई सारे बच्चे कहेंगे कि टी से टॉल होता है, वो तो समझ में आया कि टीटी लिख दिया, डी से ड्वार्फ होता है फिर ये टीटी क्यों, ये यहाँ पे डीडी लिखना चाहिए। तो भाई होता क्या है कि यदि आप टी टॉल के लिए लिखेंगे और डी ड्वार्फ के लिए लिखेंगे तो ऐसे 14 कैरेक्टर हैं, ऐसे 7 कैरेक्टर्स हैं, तो आपको 14 अलग अलग अलील याद रखना पड़ेगा और आप कंफ्यूज करेंगे कि किसके लिए क्या था। यदि टॉलनेस के लिए एक बार यदि टॉलनेस के लिए टी टर्म यूज कर दिया तो जो कैपिटल होगा वो डोमिनेंट फॉर्म के लिए यूज करेंगे और जो स्मॉल होगा वो रिसेसिव फॉर्म के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए
यदि आपको ड्वार्फ ही यूज करना है, यदि आपको डी यूज करना है, यदि इसके लिए आप डीडी यूज करते हैं तो आप इसके लिए डीडी यूज करें। वो आपके ऊपर है, आप जो भी चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं, उसकी आपको आजादी है। लेकिन नॉर्मली जैसे हमने एक बार टॉल को टी कह दिया, तो जैसे एनसीईआरटी में है और भी हर जगह ऐसे ही यूज किया जाता है। यदि टॉलनेस के लिए टी यूज कर दिया तो ड्वार्फ के लिए टी यूज करते हैं। यदि आप चाहें तो आपको यदि आप अपने सहूलियत से यदि इसको डीडी चूज करना चाहेंगे तो आप इसको स्मॉल डी चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसकी आपको आजादी है, आप इसको चूज कर सकते हैं। चलिए, अब ये पेरेंट का जो जीनोटाइप है, ये हम क्या लिख रहे हैं, ये जीनोटाइप लिख रहे हैं, और नीचे जो मैं लिख रहा हूं ये फिनोटाइप लिख रहा हूं। ये मैं आपको पहली बार मैं क्रॉस समझा रहा हूं, तो मैं आपको हर चीज आराम से बता रहा हूं। ये जीनोटाइप है, ये फिनोटाइप है, ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, ये कैसा वाला ड्वार्फ है, या ये जो भी इसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है मैं उसको यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं। तो ये जीनोटाइप है और ये ड्वार्फ है, ये फिनोटाइप हो गया। चलिए, यहां भी वही चीज है, ये जीनोटाइप हो गया और ये टॉल है, ये उसका फिनोटाइप हो गया। चलिए, तो ये हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ये पेरेंट का जीनोटाइप हो गया। चलिए, आगे हम लोग गैमेट्स का प्रोडक्शन की बात करते हैं। कोई भी पेरेंट का हमने उसका जीनोटाइप लिख दिया, अब वो गैमेट्स कैसे प्रोड्यूस करेगा। तो गैमेट्स प्रोडक्शन के लिए एक बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी पेरेंट कोई भी पेरेंट उठाएंगे, उसमें क्या होता है कि उसमें होता है उसके सेक्सुअल बॉडी में जो भी उसका सेक्सुअल, हम लोग जब उसका मियोसिस करते हैं तो मियोसिस से हमारा क्या होता है, गैमेट का प्रोडक्शन होता है। जब भी उसके सेक्स ऑर्गन्स में और सेल्स में मियोसिस होगा, उससे गैमेट बनेगा, और उस गैमेट का फर्टिलाइजेशन से हम लोगों को आगे जो होता है वो जाइगोट बनता है, और जाइगोट को जब हम डेवलप कराते हैं तो फिर हमारा जनरेशन F1 जनरेशन जो है उसका प्रोडक्शन होता है। तो किसी भी पेरेंट से हमको गैमेट का प्रोडक्शन कराना है तो उसका एक कॉन्सेप्ट है 2n, जहां पे n जो होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है। मैं इसको आराम से लिख रहा हूं, मैं एक बार सब कुछ बहुत आराम से समझाऊंगा। जहां पे n जो है ये नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेरेंट को देखिए, इसका जीनोटाइप जो है वो टीटी है, ये फीमेल पेरेंट जो है इसका जीनोटाइप टीटी है। तो इसका यदि हमको गैमेट बताना होगा तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस मतलब बताया था मैंने कि डिफरेंट है, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे सिमिलर है कि डिफरेंट टाइप है, तो यहाँ पे सिमिलर टाइप है, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन 0 है। तो 2 डालेंगे यहाँ पे, और ये हम सब जानते हैं हमारे बेसिक मैथ्स के नॉलेज से कि ये 1 होता है। तो नंबर ऑफ गैमेट जो हमारा होगा 1। यहाँ भी वही चीज है। अब देखिए ये गैमेट बनाना है 2n, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन 0 है, तो इसको जब 2 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ भी गैमेट जो होगा ये एक गैमेट होगा, यहाँ भी जो होगा गैमेट एक गैमेट होगा, तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। ये टाइप ऑफ गैमेट बनाने के लिए फॉर्मूला है, कितने टाइप्स ऑफ गैमेट बनते हैं, ये टाइप्स ऑफ गैमेट बनाने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसको यहाँ पे टाइप्स ऑफ गैमेट कितना बनेगा, इसके लिए जो बेसिक फॉर्मूला होता है 2n, जहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है, और यहाँ पे जो हमने इसको बेसिक हमारे मैथ्स के नॉलेज से कैलकुलेट किया है, तो नंबर ऑफ गैमेट जो होंगे ये 1 होंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होता है, तो मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन हुआ करता है, ये n जो होता है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन डिनोट करता है, और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ पे कुछ भी नहीं था, 0 था, इसीलिए यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट जो होता है 1, और यहाँ भी नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन जो होगा वो कुछ भी नहीं है, 0 है, इसलिए टाइप जो नंबर ऑफ टाइप ऑफ गैमेट बनेगा वो 1 बनेगा। चलिए आगे हम लोग इस ये टाइप ऑफ गैमेट को हटाते हुए आगे हम लोग क्रॉस कराते हैं। यहाँ से जो हमारा गैमेट बन के आएगा वो T बन के आएगा, एक ही टाइप का आएगा, ये एक ही टाइप है। यहाँ से जो हमारा गैमेट बन के आएगा वो एक ही टाइप का आएगा, वो T है। ये आपस में फर्टिलाइजेशन करेगा। ये गैमेट्स है, ये क्या है, ये जो स्टेज हमारा ये गैमेट्स का स्टेज है, ये आपस में फर्टिलाइज करेगा, और फर्टिलाइज करके जो बनाएगा वो TT बनाएगा। ये जो हमारा ये TT है, ये हमारा जाइगोट है, यही हमारा सीड है, और यही बाद में जाके ग्रो करके F1 जनरेशन बनाता है। मेंडल साहब ने क्या किया था
कि 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स लिए थे, जहां पे हर एक एक कैरेक्टर जो था डिफरेंट था, बाकी सब कुछ सिमिलर था। और उसके बाद क्या किया उन्होंने कि पहला मैंने उसमें से एक किसी भी प्लांट को उठाया है और यहाँ पे टॉलनेस का कैरेक्टर यदि ये डोमिनेंट वाला है तो ये रिसेसिव वाला लिया है। मेल पेरेंट यदि ट्रू टॉल है तो ये ट्रू डॉर्फ है। डॉर्फ में टॉल ट्रू और फॉल्स के बाकी नहीं होता, ये प्योर डॉर्फ होता है। चलिए, इसका हमने फिनोटाइप बताया कि ये टॉल है, इसका फिनोटाइप बताया डॉर्फ है, इसका जीनोटाइप बताया, इसका जीनोटाइप बताया। यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट बताया कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, यहाँ पे एक टाइप ऑफ गैमेट बनेगा और ये आपस में फर्टिलाइज करेंगे और ये जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट जो होता है वो आगे डेवलप होके इम्ब्रियोलॉजिकली, हम जो किसी का इम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो वो आगे जाइगोट से सीड बनता है और सीड वापस जाके जब बड़ा होता है तो वो हमारा F1 जनरेशन बनता है। और इसमें बहुत सारे जो प्लांट्स से प्रोड्यूस किए जाते हैं। मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल साहब ने यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया था, ठीक है, इस सीड को कलेक्ट करके और उसको बहुत सारा ग्रो किया और जो है हमारा F1 जनरेशन जो है वो बन जाता है। चलिए आगे हम लोग F1 जनरेशन के बाद आगे, मैं इसको स्पेस नहीं है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आप एक बार सारी चीजों को ध्यान से देख लीजिए और इसको कहीं भी डाउट हो किसी भी चीज में, टॉपिक वाइज मैं बहुत अच्छे से धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा एक बार और कभी भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में डाउट आप कमेंट करिएगा। चलिए, ये F1 जनरेशन को मैं लिखा रहने दे रहा हूँ, यहां से फिर आगे कंटिन्यू है। ये F1 जनरेशन जो होता है ये आगे मेंडल साहब ने क्या किया था कि इस एक यहाँ पे बहुत सारे सीड्स ऑब्टेन किए गए थे, उनको मेंडल साहब ने ग्रो किया और इसको बहुत सारा प्लांट्स हमें ऑब्टेन हो गया था। उसमें से हमने 2 प्लांट को उठाया था जिसका जीनोटाइप यहाँ पे TT था, ये हमने देखा था। ये F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स हैं, इसको प्रोजेनी भी कहा जाता है, ऑफस्प्रिंग्स भी कहा जाता है। अच्छा, जब आप कभी भी हायर कॉम्पिटिटिव लेवल पे पढ़िएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी 2 टर्म आता है, ठीक है, और एक आता है सिबलिंग्स। ठीक, सिबलिंग्स जो होते हैं उनमें बेसिकली टाइम पीरियड का गैप होता है। मतलब भाई और बहन नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मली जो कभी भी मतलब ट्विंस नहीं है तो वो अलग अलग टाइम पीरियड पे उनका जो होता है बर्थ होता है, तो उसमें गैप होता है, कंसिडरेबल टाइम गैप होता है, इसको सिबलिंग्स कहा जाता है। ऑफस्प्रिंग्स मतलब होते हैं एक ही टाइम पे प्रोड्यूस किए गए बहुत सारे बच्चे, उसको ऑफस्प्रिंग्स कहा जाता है। प्रोजेनी भी उसी से रिलेटेड है, प्रोजेनी मतलब ये होता है कि ऑफस्प्रिंग से और या प्रोजेनी हम लोग साइमल्टेनियसली यूज कर लिया करते हैं। चलिए, यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, यही F1 जनरेशन को उठाया हमने। F1 जनरेशन में बहुत सारे प्लांट्स ऑब्टेन किए गए, उन 2 प्लांट्स को हमने उठा लिया, मान लीजिए इसको मेल बना लिया, इसको फीमेल बना लिया, वापस से हम लोग यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स का वही कॉन्सेप्ट था 2n। यहाँ पे हम सीखेंगे बारीकी से कि यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो है 1। यहाँ पे जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है यहाँ पे है 1, इसीलिए यहाँ पे जो गैमेट्स बनेगा वो 2 टाइप का गैमेट बनेगा। यहाँ पे बार-बार मैं कह रहा हूँ टाइप्स ऑफ गैमेट का है, 2 टाइप का गैमेट बनेगा। यहाँ पे आपको 2 टाइप का गैमेट बना, यहाँ भी 2 टाइप का गैमेट बना, आपको देखने को मिलेगा यहाँ भी 2 टाइप का गैमेट, यहाँ भी 2 टाइप का गैमेट, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे कौन कौन सा गैमेट बनेगा, तो एक तो ये बनेगा T, एक ये बनेगा T। इसको ध्यान से सीखना है हम लोगों को कि एक ये टाइप का बनेगा, एक ये टाइप का बनेगा। यहां भी वही चीज होगा, एक ये टाइप का बनेगा, एक ये टाइप का बनेगा। अच्छा, मेंडल साहब एनसीईआरटी हमारी डिस्कस करती है कि जब भी मियोसिस होता है, जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हुआ करता है। जो पेरेंटल टाइप का गैमेट होता है, जो पेरेंट का जो जीनोटाइप होता है, उससे जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। गैमेट में जो ये जो पेरेंटल टाइप का जीनोटाइप है, ये जो आगे जनरेशन में जाता है, ये जो गैमेट का प्रोडक्शन होता है, तो ये जो अलील्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इनको इससे कोई मतलब नहीं है, ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बार-बार मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पेरेंटल टाइप का जो भी जीनोटाइप है, पेरेंट का जो भी जीनोटाइप है, यहां भी पेरेंट का कुछ जीनोटाइप है, जब ये मियोसिस होगा और गैमेट का प्रोडक्शन होगा
तो ये अलील और ये अलील इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, कभी इनकी ब्लेंडिंग नहीं होगी, ये आपस में कभी ब्लेंड नहीं करेंगे, ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेंगे नेक्स्ट जनरेशन में। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए टी और टी, यहां भी टी और टी। अब हम क्या करेंगे, ये गैमेट्स बन चुका है हमारा यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, गैमेट्स बन चुका है, हम इसका क्रॉस कराएंगे। तो ये टी इस टी से, ये टी इस टी से, ये टी इस टी से, ये टी इस टी से। इस चीज को आराम से देखिए, आराम से सीखिए कि कैसे मैंने क्रॉस कराया है। ये टाइप्स ऑफ गैमेट, दो टाइप्स के गैमेट्स बन गए, यहां भी दो टाइप के गैमेट्स बन गए। अब क्या होगा कि ये टी, ये टी, ये टी और ये टी, ये आपस में क्रॉस कराएंगे। ये गैमेट्स हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा, ये गैमेट्स हैं, ये टी और ये टी, ये टी और ये टी आपस में क्रॉस करेंगे ये सब, और क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, टी टी, टी टी, टी टी और टी टी। ये जो है हमारा ये F2 जनरेशन है। ये हमारा है F1 जनरेशन था। इसके जीनोटाइप हमने लिखा, इससे गैमेट्स बने, गैमेट्स जो है ये आपस में फर्टिलाइज हुए। इसे यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ गैमेट लिख दिया, ये आपस में फर्टिलाइज किए, और फर्टिलाइज करके जो हमारे पास जो आया है वो ये F2 जनरेशन आया है। F2 जनरेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये पेरेंटल टाइप रिसीव हुआ है, ये भी पेरेंटल टाइप रिसीव हुआ है। जब हमने क्रॉस शुरू किया था, बच्चों ध्यान देंगे, जब मैंने क्रॉस शुरू किया था तो ये जो था ये हमारा ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला ड्वार्फ प्लांट था, और ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला टॉल प्लांट था। ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाला टॉल प्लांट था और ये ड्वार्फ प्लांट था। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, और ये दो जो है ये F1 जनरेशन वाला एज इट इज आया है। यदि यहाँ पे हम फिनोटाइप लिखना चाहें तो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये दोनों भी टॉल है बेटा, आपको दिख रहा होगा, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये ड्वार्फ है। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो लिखना होगा, फिनोटाइप मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो लिखना होगा तो 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो जो होगा हमारा PR वो 3:1। 3:1 कैसे लिखा वो मैंने बताया आपको कि फिनोटाइप क्या दिख रहा है, फिनोटाइप दिख रहा है 3 टॉल है, 1 ड्वार्फ है, तो हमने लिखा 3:1। अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे 4 ही प्लांट हैं, ये बेसिकली रेशियो की बात होती है। ऐसा नहीं कि 4 ही प्लांट मिले और 4 में से 3 लंबे थे, 1 छोटा था, नहीं। यदि 100 प्लांट मिले तो 75 लंबा रहा होगा तो 25 छोटा रहा होगा। ये रेशियो का मतलब ये होता है कि 1000 प्लांट्स ऑब्टेन हुए F2 जनरेशन में तो 750 यदि लंबा रहा होगा तो 250 छोटा रहा होगा। ये बेसिकली मतलब है 3:1 रेशियो का। और जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटिपिक रेशियो देखिए क्या है, ये टीटी ये अकेला है, ये 1:1, यहाँ पे इसको 1 डोनेट कर दिया। ये टीटी ये 2 बार प्रेजेंट है, ये टाइप जो है टीटी ये 2 बार प्रेजेंट है, इसको मैंने 2 लिख दिया। और ये जो छोटा वाला टीटी है स्मॉल टी ये 1 ही बार प्रेजेंट है, इसको मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली 1:2:1, ये 1:1 + 2 जो है ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि ये 3 टॉल थे और ये 1 ड्वार्फ था। मतलब यहां से यहां हमारा जीनोटाइप हो गया, यहां हमारा फिनोटाइप हो गया। ये बेसिकली मतलब होता है जीनोटाइप का, ये बेसिकली मतलब होता है फिनोटाइप का। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं क्रॉस को समझा पाया हूं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ये बेसिक नॉलेज था, इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको बार बार रिपीट करना है, इसको कॉपी पे बनाना है खुद से कॉन्सेप्चुअली कि क्या कैसे मैंने पेरेंट लिया, कैसे मैंने फिनोटाइप लिखा, कैसे जीनोटाइप लिखा, कैसे उसका गैमेट बनाया, गैमेट से कैसे आगे क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद फर्टिलाइजेशन कराया, क्रॉस कराने के बाद फर्टिलाइजेशन कराया, क्रॉस या फर्टिलाइजेशन एक ही होता है, क्रॉस कराया, उसके बाद हमको F2 जनरेशन मिला। F2 जनरेशन में मैंने क्या किया कि कैसे फिनोटाइप निकलता है, कैसे जीनोटाइप निकलता है, मैंने आपको बताया। कभी भी गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स के बाद हमेशा F1 जनरेशन बना करेगा, उसमें सीड ऑब्टेन हुआ करेगा, सीड को हम लोग ग्रो करा करेंगे, उससे कुछ प्लांट्स ऑब्टेन किया करेंगे, उन प्लांट्स से सेल्फिंग करते हैं, या तो सेल्फिंग करेंगे या तो फिर यदि कुछ और बनाना होगा तो क्रॉस पोलिनेशन भी कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोग बेसिकली सेल्फिंग कहते हैं। यहाँ पे सेल्फिंग देखिए, यहाँ पे सेल्फिंग हो रहा है, ये टीटी है, ये टीटी है, आपस में सेल्फिंग कराया गया और हम लोगों को जो है वो यहाँ वापस से गैमेट्स बनाया और इसका क्रॉस कराया और यहाँ पे जो है ये 4 टाइप के प्लांट्स मिल गए। जीनोटिपिकली हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 टाइप का मिलता है। जीनोटिपिकली हम देख रहे हैं कि 3 टाइप के प्लांट मिल रहे हैं और फिनोटिपिकली देख रहे हैं कि 2 टाइप के प्लांट मिल रहे हैं।
तो फिर ये तीनों एक समान लंबे हैं और ये स्मॉल है, ठीक है। यहां पे कोई ब्लेंडिंग नहीं दिख रहा है। मेंडल साहब एक बात कह रहे हैं कि ब्लेंडिंग नहीं होता है कोई भी, मतलब कि यदि ये जैसा टॉल है वैसा ही ये भी टॉल है, वैसा ही ये भी टॉल है, लेकिन जैसा हमको दिख रहा है कि फिनोटाइप जीनोटाइप तो अलग अलग है, लेकिन फिर भी एक समान कैसे हो गया? क्योंकि ये रेसेसिव एलील होता है, इसका कोई फंक्शन ही नहीं है, तो इसीलिए ये तीनों इक्वल टॉल हैं। कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखता है कैरेक्टर में, कोई ब्लेंडिंग नहीं दिखता है कैरेक्टर में। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ब्लेंडिंग नहीं होता है, कैरेक्टर कभी भी आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं। जहां हम अभी ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग हमको देखने को नहीं मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्लेंडिंग नहीं होता है, ब्लेंडिंग होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस भी एग्जिस्ट करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने आज आपको पढ़ाया है। इसमें और कुछ चीजें हैं। आपको एनसीईआरटी का जो है पेज नंबर 71 आपको दिख रहा होगा, पेज नंबर 71, इसमें डायग्राम है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे वही चीज जो मैंने पढ़ाया है कि एक मेल फ्लावर को एक फीमेल फ्लावर को लिया गया, इमेस्कुलेशन किया गया, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, और आपस में फिर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, आपस में फिर क्रॉस पोलिनेशन करा के और इनको फिर इनका F1 जनरेशन उगाया गया, F1 जनरेशन से आगे फिर क्रॉस कराया गया, फिर F2 जनरेशन बनाया गया। इस चीज का पूरा यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पे F1 जनरेशन, फिलियल जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, इन सब की बातें की गई है। ब्रीडिंग नहीं होता है, इसकी बातें की गई है। F1 F2 जनरेशन में क्या रेशियो होता है, 3:1, 1:2:1, अलील्स की बातें करी गई है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन की बातें करी गई है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है इसके बारे में बातें करी गई है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कैसे क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसका रेशियो क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, हेमीजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है। पनेट स्क्वायर एक टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट टर्म में लूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को समअप करते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से देखिए और मन से पढ़ते